बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। पता नहीं आप मेरी बात का यकीन करते या नहीं कि मेरी 2 बीवियाँ हैं। 2 बीवियाँ होना कोई गैर मामूली बात नहीं। बहुत से लोगों की 2 बीवियाँ होती हैं, लेकिन मेरी दूसरी बीवी का ताल्लुक किसी और मखलूक से है। ये बेशक गैर मामूली बात है और मुझे ये भी नहीं मालूम कि इसका ताल्लुक आखिर किस मखलूक से है। इसका नाम मिलानी है। वो मेरी बीवी कैसे बनी, ये एक दिलचस्प दास्तान है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले मैं अपना और अपनी बीवी बच्चों का तारुफ करवाना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। मेरा नाम जाफर है और मेरी पहली बीवी का नाम जमीला है। जमीला से मेरे 3 बच्चे एहसन, हसन और फरजाना हैं। शहर से बाहर मेरे कुछ बागात और थोड़ी सी ज़मीनें हैं जिनकी आमदन से मेरे और मेरे घर वालों की गुजर बसर आसानी से हो जाती है। ज़मीनों और बागात के पास ही मेरा छोटा और खूबसूरत सा 3 कमरों का कॉटेज नुमा मकान है। लकड़ी का बना हुआ ये घर मेरे बाप दादा के ज़माने का है। मेरे इस खूबसूरत से घर में जिंदगी की तमाम आसाइशें तो मैसर नहीं हैं, लेकिन शहर से दूर इस खूबसूरत और सरसब्ज इलाके में होने की वजह से आराम और सुकून की फरावानी है। करीबी गांव भी हमारे घर से 5-6 मील के फासले पर है। ये अच्छी बात है कि मैंने और मेरी बीवी ने अपने माहाना खर्च में से कुछ बचत करके एक पुरानी और खटारा सी जीप खरीद ली थी, जिससे हमारे और शहर के दरमियान फासले कुछ कम हो गए हैं। मैंने अपने इस खूबसूरत से घर के सामने छोटा सा बाग नुमा एक लॉन भी बनाया हुआ है। इसे आप बाग कह सकते हैं क्योंकि दरख्तों का काफी बहुतात है। बाग में मैंने मुर्गियां, भेड़, बकरियां, गाय, भैंसें और कबूतर वगैरह पाल रखे हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी बीवी जमीला के जिम्मे है। इसके अलावा एक आला नस्ल का एशियन कुत्ता डब्बू भी हमारे इस खूबसूरत घर की देखभाल करने के लिए हमारे साथ ही रहता है। चूंकि हमारे घर में असली दूध, दही, घी, लस्सी वगैरह की बहुतात थी, इसलिए हम सब की सेहत माशाअल्लाह काबिल रश्क है और खूबसूरती तो हमारे घर वालों को विरसे में मिली है। बहरहाल मेरा ये रोजाना का मामूल है कि मैं सुबह फजर के वक्त तमाम घर वालों को जगा देता हूँ। नमाज, कुरान शरीफ वगैरह से फारिग होने के बाद बच्चे और डब्बू के साथ जमीन और बागात को एक चक्कर लगाता हूँ। जमीनों से वापस आने के बाद हम मिलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद बच्चे स्कूल की तैयारी में और मैं जीप की देखभाल और सफाई में लग जाता हूँ। जीप की सफाई सुथराई करने के बाद बच्चों और कुत्ते के साथ स्कूल की तरफ रवाना हो जाता हूँ, जो करीबी गांव में वाक़ है। बच्चों को स्कूल छोड़कर अपनी जीप में बाग और जमीनों पर काम करने वाले मजदूरों को बिठाकर वापस घर आ जाता हूँ। फिर सुबह से दोपहर तक मजदूरों के साथ मिलकर बागों और जमीनों पर जिस्म को थका देने वाला काम करता हूँ। 2:30 बजे मैं दोबारा मजदूरों को जीप पर बिठाता हूँ और गांव की तरफ चला जाता हूँ। मजदूरों को गांव में छोड़कर और बच्चों को स्कूल से लेकर दोबारा घर आ जाता हूँ। इसी तरह के एक दिन का वाक़या है कि हस्बे मामूल मजदूरों को गांव में छोड़कर और बच्चों को स्कूल से लेकर मैं घर की तरफ आ रहा था, जब बिल्कुल ही अचानक एक खूबसूरत सी लड़की सड़क के दरमियान में आ गई। मैंने बहुत मुश्किलों से जीप को काबू में रखते हुए ब्रेक लगा दी और खिड़की में से सर बाहर निकालकर उस औरत को इस तरह सड़क के दरमियान आने पर बुरा भला कहने लगा। लेकिन वो औरत जवाब दिए बगैर टिकटिकी बांधे मेरी तरफ देखती जा रही थी। और दूसरा मसला ये कि डब्बू ने औरत को देखते ही भौंकना शुरू कर दिया था, बल्कि उसने तो भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा रखा था। बच्चे उसे चुप कराने की मुसलसल कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो शायद आपे से ही बाहर हो चुका था। मैं दरवाजा खोलकर जीप से बाहर निकल आया, क्योंकि जीप में डब्बू के भौंकने की वजह से कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। इस वीरान इलाके में इस तरह अकेले फिरते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने उससे पूछा। मुझे यहाँ से थोड़ी दूर अपनी बस्ती तक जाना है, उसने मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर कहा। हम खाना बदोश हैं, यहाँ से थोड़ी दूर हमारे कबीले ने पड़ाव डाला है। अगर आप अपनी जीप में मुझे पड़ाव तक पहुँचा दें तो आपके बहुत शुक्रगुजार होंगी, उसने अपनी खूबसूरत और शीरीं आवाज में कहा। वो अब भी टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। उसके इस तरह देखने से मुझे कुछ उलझन सी महसूस हो रही थी। तुम्हारा लिबास तो खाना बदोशों वाला नहीं लगता, मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। वो सफेद रंग का खूबसूरत कुर्ता
और चूड़ीदार पाजामा पहने हुए थी। इस सादा से लिबास में वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। मोटी मोटी काली स्याह आंखें, सबसे खूबसूरत उसके काले स्याह बाल जो अच्छी तरह बांधे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उसके पैरों को छू रहे थे। इतने लंबे और काले स्याह बाल मैंने अपनी जिंदगी में किसी लड़की के नहीं देखे थे। और फिर सफेद रंग का उसका कुर्ता, वो किसी आम कपड़े का नहीं लग रहा था, बल्कि कपड़े में एक अजीब तरह की चमक थी जिसे लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल था। शायद वो कपड़ा बहुत महंगा और अच्छी वैरायटी का होगा, लेकिन सोचने की बात तो ये थी कि इतना महंगा कपड़ा एक आम सी खाना बदोश लड़की के पास कहाँ से आ गया। मैं मैट्रिक तक तालीम हासिल कर चुकी हूँ और मुझे खाना बदोशों वाले लिबास से ये सादा लिबास बहुत बेहतर लगता है। आपको हैरान होने की जरूरत नहीं, मेरा ये लिबास बहुत महंगा लगता है ना। आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगा लिबास मेरे पास कहाँ से आ गया। दरअसल मेरे दादा को रेशम के कीड़े पालने का बहुत शौक है। ये लिबास उन्होंने कीड़ों के मरहूने मिन्नत मुझे मिला है और उसे मेरी माँ ने अपने हाथों से सिया है। उसने फखरिया लहजे में मुझे बताया, मेरी जगह कोई आम बंदा होता तो वो इस 17-18 साल की लड़की की भोली भाली सी सूरत और होश उड़ा देने वाली अदाओं पर फरीफ्ता हो जाता, लेकिन मैं बचपन ही से जिनसे मुखालिफ से जरा दूर भागता हूँ। फिर भी इस भोली भाली और मासूम सी लड़की को इस वीराने में अकेला छोड़ देना मैंने मुनासिब नहीं समझा और इसे अपनी जीप में फ्रंट सीट पर बिठा लिया। कुत्ते को बच्चों ने पिछली सीट के नीचे छुपा दिया, लेकिन लड़की के जीप में बैठते ही उसने सीटों के नीचे से ही दोबारा भौंकना शुरू कर दिया। ये डब्बू को आज न जाने क्या हुआ है, वरना ये तो बहुत समझदार कुत्ता है। बिला वजह किसी पर भौंकना तो दूर, ये तो किसी को देखना भी पसंद नहीं करता। मैंने हैरानगी से और ऊंची आवाज में कहा, शायद उसे भूख लगी है। लड़की ने मासूमियत से कहा और मैं बेख्तियार हंस पड़ा। भूख लगने पर तो ये बिल्कुल भी नहीं भौंकता, बल्कि खामोशी से बैठ जाता है। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम अपने पड़ाव से इतनी दूर अकेली क्या करने आई थी, मैंने उससे पूछा। ऐसे ही घूमती फिरती इस तरफ निकल आई थी। दरअसल मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है ना, और मुझे ही क्या, हर खाना बदोश को ये सिर्फ विरसे में मिली है। उसने जवाब दिया, तुम रोजाना यूं ही अकेली घूमने फिरने इस वीराने में इतनी दूर तक आ जाती हो? मैंने हैरानगी से पूछा। हाँ, हम खाना बदोश लड़कियां अपनी हिफाजत खुद ही बेहतर कर सकती हैं, ये सिर्फ भी हमें विरासत से ही मिली है। उसने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और क्या क्या तुम्हें विरासत से मिला है, जरा वो भी बता दो। इस दफा मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा। बस यहीं गाड़ी रोक दे। ये साथ जो पहाड़ है ना, इसके पीछे हमारे कबीले ने पड़ाव डाला है। उसने सड़क के साथ एक बड़े और खौफनाक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। इतने खतरनाक पहाड़ को तुम अबूर कैसे करोगी? इसे अबूर करना तो किसी मर्द के बस से भी बाहर है, और तुम तो नाजुक सी लड़की हो। मैंने जीप रोकते हुए हैरानगी से पूछा। ये सिर्फ भी हमें विरसे में मिली है, उसने हंसते हुए कहा और जीप से नीचे उतर गई, जबकि मैं हैरानी से उसे पहाड़ की तरफ जाता देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो पहाड़ पर इस तरह चढ़ रही थी जैसे पहाड़ पर नहीं, किसी हमवार जमीन पर चल रही हो। अब्बू, गाड़ी चलाए ना, देर हो रही है और हमें भूख भी लग रही है, एहसन ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। और मैंने चौंकते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। एक और बात, लड़की के जीप से दूर जाते ही टप्पू ने भौंकना भी बंद कर दिया और खामोशी से सीटों के दरमियान में बैठ गया। फिर दिन इसी तरह गुजरने लगे। वो लड़की रोजाना मुझे पहले दिन की तरह सड़क पर उसी जगह मिलती और मैं उसे रोजाना इस खतरनाक पहाड़ तक पहुंचाकर घर वापस आ जाता था। लड़की ने मुझे अपना नाम मीलानी बताया था। मैं उसका नाम सुनकर बहुत हैरान हुआ था, बल्कि मैंने उससे इसके नाम के मुतालिक पूछा भी था, लेकिन उसने ये कहकर बात टाल दी थी कि हमारे कबीले में इस तरह के नाम होते हैं। मेरी बीवी को भी उस लड़की के मुतालिक मालूम हो गया था, लेकिन मुझ पर अंधा एतमाद करने की वजह से उसने मुझे कुरेदने की कभी कोशिश नहीं की थी। आज भी हस्बे मामूल वो मुझे सड़क के किनारे मेरी जीप का इंतजार करती मिल गई थी। डब्बू को मैंने साथ लाना छोड़ दिया था, क्योंकि वो इस लड़की पर हद से भी ज्यादा भौंकने लगा था। और आज तो मैं जीप में बिल्कुल ही अकेला था, क्योंकि इतवार होने की वजह से स्कूल में छुट्टी थी, इसलिए बच्चे घर ही पर थे। मिलानी ने जीप में बैठते ही बच्चों के बारे में पूछा। तुम्हें मालूम नहीं है, इतवार के दिन स्कूल बंद होते हैं, मैंने जवाब दिया। अच्छा, हमारे यहाँ तो इतवार हो या सोमवार हो, स्कूल खुले रहते हैं। उसने कहा, ये क्या बात हुई, इतवार को तो हर जगह स्कूल बंद हो जाते हैं,
तुम मरीख से तो नहीं आई हो? मैंने पूछा। मरीख? मरीख क्या होता है? उसने कमाल मासूमियत से पूछा। तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुमने स्कूल की शक्ल तक भी नहीं देखी होगी। ऐसे ही रोब जमाने के लिए अपने पढ़े लिखे होने का बहाना बना दिया होगा। मैंने कहा, क्यों? मुझ में ऐसी क्या खास बात है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती? मैंने ऐसे ही बात बढ़ाने के लिए पूछा। इसलिए कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। रोजाना इतना लंबा सफर करके मैं सिर्फ आपको यहाँ देखने के लिए आती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं, लेकिन ये बात तो तय है कि मैं आपको देखे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। उसने जज्बाती लहजे में मुझे बताया। तो आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। शक तो मुझे पहले दिन से हो गया था, अब मामला कंफर्म भी हो गया था। मैंने सोचा और फिर उसने मुखातिब होते हुए कहा, जो 3 बच्चे तुम पहले दिन से मेरे साथ देख रही हो ना, वो मैंने गोद नहीं लिए, बल्कि मेरे अपने ही हैं, और उन्हें जन्म देने वाली एक अदद माँ भी मेरे ही घर में मौजूद है। और इसके अलावा मेरा किसी से मोहब्बत करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आइंदा अपना वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि किसी अच्छे काम में अपना वक्त सर्फ करो और मुझे भूल जाओ, क्योंकि ये बात नामुमकिन है। मैंने कहा, इस दुनिया में कोई बात भी नामुमकिन नहीं है, बस आदमी को धुन का पक्का होना चाहिए। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपकी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, मैं तुमसे कह चुका हूँ ना कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसके अलावा किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए बेकार में बहस मत करो और अपने कबीले की तरफ लौट जाओ। वो सामने तुम्हारा पहाड़ नजर आ रहा है। मैंने जीप को ब्रेक लगाते हुए कहा, तो फिर आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। मैंने जिंदगी में पहली दफा मोहब्बत की है। कबीले के हजारों लड़के मुझ पर जान देते हैं, लेकिन मैंने आपके अलावा आज तक किसी को अपनी तरफ बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि मुझे आप जैसे मर्द की तलाश थी। और अब जबकि आप मुझे मिल चुके हैं, मैं आपको किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। चाहे आप मुझसे मोहब्बत करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ ना, और मुझे अपनी मोहब्बत को हासिल करना आता है। अगर आपकी मोहब्बत में ताकत है, मेरी मुराद आपकी बीवी से है, तो आपको मुझसे छीन कर देख ले, फिर देखना मैं अपनी मोहब्बत के लिए क्या करती हूँ। अब मैं चलती हूँ, इंशाअल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी, उसने कहा और पहाड़ों की तरफ चल दी। लेकिन उसकी बातों ने मुझे वाकई परेशान कर दिया, क्योंकि उसकी आंखों में मैंने अज़्म और इस्तक़लाल की ऐसी परछाइयाँ देखी थी जिन्होंने मुझे हिला कर रख दिया था। कुछ देर सोचते रहने के बाद मैंने उसकी बातों को ज़हन से ये सोचकर झटक दिया कि लड़की पागल है, और जीप स्टार्ट करके घर की तरफ चल दिया। फिर उस दिन के बाद वो दोबारा मुझे उस सड़क पर नजर नहीं आई। मैंने शुक्र अदा किया कि चलो जान छूटी, लेकिन वो शायद इस तरह जान छोड़ने वाली नहीं थी। जब ही एक दिन अचानक ही वो हमारे बाग नुमा लॉन में नमूदार हुई। जमीला अंदर बावर्ची खाने में रात के लिए हांडी पका रही थी, जबकि बच्चे बाग में इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। मैं कबूतरों और मुर्गियों को दाना डालने के बाद क्यारियों की सफाई में लगा हुआ था। उसे इस तरह अपने बाग में दाखिल होते देखकर मैं बौखला सा गया। अरे, ये तो वही सड़क वाली आंटी हैं। फरजाना ने कहा, तुम यहाँ कैसे आ गई हो? मैंने हैरानगी से पूछा। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा इरादा तो आपके दिल तक रसाई हासिल करने का है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो कि एक नामुमकिन बात है। आओ मैं तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाऊं। मैंने उससे कहा, मुझे आपके अलावा किसी और से मिलने का शौक नहीं, उसने कहा, लेकिन मेरी बीवी को तुमसे मिलने का बहुत शौक है। मैंने आपसे कुछ बात करनी है, फिर मैं वापस चली जाऊंगी, उसने कहा। अचानक दरवाज़ा खुला और जमीला बाग में दाखिल हुई। हमारे बावर्ची खाने की खिड़की बाग में खुलती है। वो शायद मिलानी को मुझसे बात करते देख चुकी थी, इसीलिए अब उसके बारे में पूछने के लिए बाग में मौजूद थी। जाफर कौन है? ये जमीला ने पूछा। आओ जमीला, इनसे मिलो, ये वही लड़की है मिलानी जो हमें सड़क पर मिलती थी, आज घर भी आ गई हैं, और ये मेरी बीवी है जमीला, मैंने तारुफ करवाते हुए कहा। तो ये है आपकी बीवी? खैर मुझे इससे क्या, मैं सिर्फ ये पूछने आई थी कि आप मुझे अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हैं या नहीं। आज मुझे साफ साफ जवाब दें। उसने मेरी बीवी से घबराए बगैर और घुमा फिराकर बात करने के बजाय डायरेक्ट बात करना मुनासिब समझा। साफ साफ जवाब तो मैं तुम्हें उसी दिन दे चुका हूँ। तुम क्यों मेरी वजह से अपनी जिंदगी तबाह कर रही हो? तुम्हें मुझसे भी अच्छे इंसान मिल जाएंगे। मैंने कहा, देखो लड़की, अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है, तुम इस तरह मोहब्बत में पागल होती फिरो। अभी तुम्हारी उम्र बहुत कच्ची है। इस उम्र में इंसान सोचे समझे बगैर कुएं में छलांग लगा देता है।
लेकिन मिलानी ने इसकी बात काट दी। तो आप इनकार कर रहे हैं? उसने जमीला की तरफ तवज्जो दिए बगैर मुझसे कहा। हाँ हाँ, कितनी दफ़ा और कहूँ? तो लिख कर भी दे सकता हूँ, और मेहरबानी करके इसे अपनी इज्जत का मसला ना बना लेना, बल्कि इसे मेरी कमज़ोरी समझो और हालात से समझौता करना सीखो। अब अपने कबीले की तरफ लौट जाओ और मुझे भूल जाओ, मैंने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है, अब मेरी बात भी सुन लें। आपकी मोहब्बत अगर मैं अपने दिल से निकालना भी चाहूँ तो भी नहीं निकाल सकती। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपनी मोहब्बत को आवाज़ दूँ, और मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत आपको हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। मैं आपको या आपके घर वालों के साथ बुरा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ। जाने से पहले इतना बता देती हूँ कि कल सुबह आपका बड़ा लड़का सख्त बीमार पड़ जाएगा और 1-2 दिन के बाद मर जाएगा। फिर भी अगर आपने इनकार किया तो आपके छोटे बेटे का भी यही हाल होगा। आप इनकार पर इनकार करते जाएंगे और आपके घर के अफराद कम होते जाएंगे। आखिर में सिर्फ हम दोनों अकेले बच जाएंगे। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। अच्छी तरह मेरे बारे में सोच लेना, उसने कहा, और हमारी आंखों के सामने से अचानक ही गायब हो गई। जाफर, मुझे तो कोई बदरू लग रही है। एहसन, हसन, फरजाना, अंदर चलो। ये बादल सिर्फ गरजने वाले हैं, बरसने वाले नहीं हैं। अपने आप को परेशानी में डालने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। लेकिन जमीला इतनी घबरा चुकी थी कि बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ कमरे में ले गई, और मैं मुस्कुराकर दोबारा क्यारियों की तरफ मुतवज्जा हो गया। लेकिन दूसरे दिन सुबह एहसन वाकई बीमार हो गया। वो बिस्तर पर लेटा छत को घूरे जा रहा था। उसने बातचीत करना, हत्ता कि हरकत करना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। बस छत को घूरे जा रहा था। जमीला का रो रो कर बुरा हाल था। जाफर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उस लड़की को आगे बढ़ने देते और ना आज ये दिन देखना पड़ता, जमीला ने रोते हुए कहा। जमीला, अपने आप को संभालो। एहसन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम इसे शहर ले जाएंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, मैंने उससे कहा। तो फिर चलो ना, देर किस बात की? शहर यहाँ से दूर भी बहुत है, उसने उठते हुए कहा। फिर हम जरूरी अशिया साथ लेकर और घर को बंद करके शहर की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर ने एहसन को अच्छी तरह चेक करने के बाद लाइल्मी का इजहार कर दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है कि इसे क्या बीमारी है। बज़ाहिर तो बिल्कुल सेहतमंद लग रहा है, लेकिन दिल की धड़कन डूबती जा रही है, डॉक्टर ने कहा, और मेरे पाँव के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई। डॉक्टर साहब, आप एक दफा फिर अच्छी तरह चेक करें, शायद कुछ पता चल जाए, मैंने कहा। मैं अच्छी तरह चेक कर चुका हूँ और इनकी तमाम रिपोर्टें भी ओके हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करें, मैं आपको डॉक्टर जमील का पता लिख कर देता हूँ, आप उन्हें दिखा दें, वो जरूर इस बीमारी की तह तक पहुँच जाएंगे। उसने पैड पर डॉक्टर का पता लिखते हुए कहा और कागज फाड़ कर मेरे हवाले कर दिया। लेकिन डॉक्टर जमील ने भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। उसे भी इस बीमारी की कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फिर कितने ही डॉक्टरों को दिखाने के बाद आखिर हम घर वापस आ गए। एहसन की तबीयत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही थी, रंग पीला पड़ता जा रहा था, शायद मौत की जर्दी थी। जमीला एहसन के बिस्तर के पास बैठी रो रही थी। जाफर, तुम उस बदरूह से शादी कर लो, जमीला ने रोते हुए कहा। पागल तो नहीं हो गई हो? पता नहीं वो चुड़ैल है या बदरू, इस घर में घुसकर कहीं बच्चों को और कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और फिर क्या तुम उसे सौकन के रूप में कबूल कर लोगी? मैंने झुंझलाते हुए लहजे में कहा। हाँ, मैं सौकन के रूप में उसे कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अपने एहसन को हंसते खेलते देखना चाहती हूँ। तुम उससे शादी कर लो, अल्लाह के वास्ते तुम उससे शादी कर लो, कहीं एहसन को कुछ हो ना जाए, उसने इल्तिजा आमेज लहजे में कहा। अब मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि उसके कबीले ने पड़ाव कहाँ डाला है, मैंने परेशान लहजे में कहा और अपना सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। उस पहाड़ पर चढ़ना बिल्कुल ही नामुमकिन है, मैंने कहा। आपको मुझे तलाश करने की जरूरत नहीं, मैं तो हर वक्त आपके आसपास ही मौजूद रहती हूँ। तो आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? अब देखना मैं आपके घर को क्या से क्या बना दूंगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब आपके घर पर दौलत की बारिश होने वाली है। आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी बनने वाले हैं। मिलानी ने अचानक ही कमरे में नमूदार होते हुए कहा। सुनो, ये तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, तुम बस एहसन को ठीक कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जमीला ने हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा आमेज लहजे में कहा। लेकिन मिलानी ने उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर मुझसे कहा, आपका बच्चा कल सुबह तक खुद ब खुद सेहतयाब हो जाएगा।
बल्कि इसकी सेहत पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। आप शादी की तैयारी करें, मैं कल दोबारा आऊंगी, उसने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, और जिस तरह अचानक ही नमूदार हुई थी, इसी तरह अचानक गायब हो गई। फिर दूसरे दिन एहसन वाकई ठीक हो गया। यूं लगता था जैसे वो कभी बीमार हुआ ही नहीं था। जमीला की खुशी की तो इंतहा न रही। वो सुबह से एहसन को सीने से लगाए बैठी थी, कभी उसके सर पर हाथ फेरने लगती और कभी उसे चूमने लगती। पूरे 12 बजे मिलानी कमरे में नमूदार हुई तो मुकम्मल दुल्हन के रूप में थी। दुल्हन के लिबास में वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर मालूम हो रही थी। आप शादी के लिए तैयार हैं? उसने पूछा, और मैंने ना चाहते हुए भी हाँ कह दी, क्योंकि मैं अब अपनी बीवी और बच्चों को किसी और परेशानी में मुब्तला नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने उससे शादी करने में ही बेहतरी समझी। फिर उसी दिन साथ वाले गांव की मस्जिद में हमारा निकाह हो गया और वो दूसरी बीवी के रूप में मेरे घर में दाखिल होने में कामयाब हो गई। शादी की पहली रात उसने मुझे हीरे जवाहरात से माला माल कर देना चाहा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं अपनी छोटी सी दुनिया से मुतमईन था और दौलत वगैरह के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करना चाहता था। फिर मैं अपने हाथ से कमाकर खाना ज्यादा बेहतर समझता था। इस तरह मुफ्त हाथ आई दौलत को कबूल करना मेरे बस से बाहर था। मेरे इनकार करने के बाद उसने भी मुझ पर ज्यादा जोर देना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही मुझे मालूम हो गया कि मेरे मना करने के बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। अक्सर ऐसा होने लगा था कि अगर अगले दिन मैंने जमीनों पर ट्रैक्टर चलाना होता तो उस एक रात के अंदर अंदर तमाम जमीनों पर ट्रैक्टर चल चुका होता था और मैं हैरान होने के बजाय सीधा मिलानी के पास पहुंच जाता था। लेकिन मेरे पूछने पर वो कमाल मासूमियत से जवाब देती, क्या मेरा आपके ऊपर इतना भी हक नहीं है मैं कभी कभी काम में आपका हाथ ही बटा सकूं? और मैं जवाब देता था कि बाहर के काम में अपने हाथों से अंजाम देता हूँ, इससे मुझे सुकून हासिल होता है। घर के अंदर तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन उसने शायद मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी, क्योंकि ये सिलसिला अब भी चल रहा था। अब तो मैंने उसे रोकना टोकना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि वो सब कुछ मेरी मोहब्बत में ही कर रही है। 3-4 दिन गुजरने के बाद मैंने महसूस कर लिया कि वो दिल की बुरी नहीं थी, बहुत प्यार करने वाली लड़की थी, सबका ख्याल रखती थी। एहसन, हसन और फरजाना के साथ जल्द ही घुल मिल गई थी। वो तीनों भी उसे पसंद करने लगे थे। लेकिन एक और बात जो मैंने महसूस की वो ये कि वो जमीला से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, बल्कि इससे दूर ही रहने की कोशिश करती थी। मैंने उसे हसद समझकर नजरअंदाज कर दिया था। इसके अलावा जहाँ तक मेरा ताल्लुक था, मैं मिलानी के पास ज्यादा नहीं जाता था और इस बात का उसने कभी भी गिला नहीं किया था, बल्कि वो तो मुझे और भी टूट कर प्यार करने लगी थी। ये एक खूबसूरत सी शाम की बात थी। बच्चे बाग में खेल रहे थे, मैं कबूतरों को दाना पानी डाल रहा था। जमीला बावर्ची खाने में थी, जबकि मिलानी सामने कुर्सी पर बैठी मुझे ही देख रही थी। अचानक ना जाने मिलानी को क्या हुआ, उसने ऊंची आवाज में किसी से बातें करना शुरू कर दी। मैं और बच्चे हैरानगी से उसे देखने लगे थे। डब्बू चूंकि मिलानी को घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे जमीनों पर मौजूद चौकीदार के पास भिजवा दिया था। मिलानी कह रही थी, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरी शादी हो गई है। वो देखो, वो सामने मेरा शौहर मौजूद है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी सूरत तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती हूँ, उसने कहा और खामोश होकर सामने देखने लगी। थोड़ी देर खामोशी से सामने देखने के बाद उसने दोबारा कहा, मैं अम्मी अब्बू से इजाजत ले चुकी हूँ, उन्होंने मुझे इजाजत दे दी है। फिर हमारे मजहब में शौहर को छोड़ देना हराम है, इसलिए अब तुम मुझे भुला दो और यहाँ से चले जाओ, मिलानी ने कहा और खामोशी से सामने वाले की बात सुनने लगी। मैं और बच्चे खामोशी से दिलचस्प मंजर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मिलानी ने मुड़कर हमारी तरफ देखा और हमें दिलचस्पी से अपनी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहने लगी, ये मेरे कबीले का लड़का है, रबी, मुझे बहुत चाहता था, बल्कि अब भी चाहता है मुझे, और मुझे तलाश करता हुआ यहाँ तक आ गया था। तुम बेफिक्र रहो, मैंने इसे समझा दिया है, आइंदा वो यहाँ नहीं आएगा, मिलानी ने कहा। देख कर मिलानी, अभी भी वक्त है, तुम वापस अपने माँ बाप के पास चली जाओ। मैं अपने घर में किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता। वो लड़का तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो रहा है और इसका सबूत यह है कि वो तुम्हें तलाश करता हुआ यहाँ तक आ गया है। ऐसा ना हो कि वो तुमसे इंतकाम लेने के लिए मेरे घर वालों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, ये बात याद रखना, मैंने कहा और उठकर अंदर कमरे में चला गया।
दूसरे दिन सुबह सवेरे का जिक्र है। मेरी बीवी और मिलानी फजर की नमाज इकट्ठे पढ़ने के बाद कमरे में बैठे थे। एक बात बताना भूल गया कि मिलानी दीनी मामलात में बहुत पाबंद थी। नमाज, कुरान शरीफ बाकायदगी से पढ़ती थी। इसकी इन अच्छी आदतों की वजह से ही शायद उसे पसंद करने लगा था। इतना तो मुझे मालूम हो गया था कि वो जो भी मखलूक है मुसलमान है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि वो जिन्नात में से है या परियों में से। मैंने उसे कुरेदने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मैं आपको अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती। उसे मेरी मजबूरी समझ लें। अगर मैंने आपको अपने बारे में कुछ बता दिया तो मेरे कबीले वाले ना मुझे जिंदा रहने देंगे और ना आपको, और ये हमारे घर वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। हम दोनों की बेहतरी इसी में है कि हंसी खुशी जिंदगी बसर करें और एक दूसरे को कुरेदने की कोशिश न करें। मिलानी ने मुझसे कहा, और फिर उस दिन के बाद से मैंने उसे कुरेदने की कोशिश नहीं की। बहरहाल बात हो रही थी उस खूबसूरत सुबह की। हम नमाज कुरान शरीफ से फारिग होकर कमरे में बैठे थे। जमीला बच्चों को जगाने उनके कमरे में जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में दाखिल हुई तो बहुत परेशान लग रही थी। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगी, एहसन अपने कमरे से गायब है। मैंने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, बाहर बाग में खेल रहा होगा। लेकिन जमीला ने बात दरमियान में काटते हुए कहा, मैं तमाम घर और बाग में अच्छी तरह तलाश कर चुकी हूँ, वो घर में मौजूद नहीं है। अब तो मेरे भी हाथों के तोते उड़ गए। लेकिन मैंने उसे दिलासा देने के लिए कहा, वो कहाँ जा सकता है, हमें परेशान करने के लिए यहीं कहीं छुप गया होगा। आओ मैं भी तुम्हारे साथ तलाश करता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। लेकिन एहसन वाकई गधे के सर से सींग की तरह गायब हो चुका था। घर में उसका नामो निशान मौजूद नहीं था। जमीला ने अब बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। मेरा अपना परेशानी से बुरा हाल था। अचानक मुझे कल शाम वाला वाक़या याद आया, जब मिलानी किसी लड़के से बातचीत कर रही थी। मैंने मिलानी की तरफ मुड़ते हुए गुस्से से कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो तुम्हारा आशिक तुमसे इंतकाम लेने के लिए मेरे बच्चे को अगवा करके ले गया है। मैं अब इस घर में तुम्हें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम कुछ दिन और यहाँ रही तो मेरे घर को तबाह कर दोगी। दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा कभी इस घर में दाखिल होने की कोशिश न करना, मैंने गुस्से से चीखते हुए कहा। और मिलानी हैरानगी से मुझे देखती हुई अचानक ही हमारी नजरों से गायब हो गई और मैं सर पकड़कर बाग में रखी कुर्सी पर बैठ गया। जमीला अब भी एहसन को घर में इधर उधर तलाश कर रही थी। अचानक मुझे जमीला के चीखने की आवाज सुनाई थी और मैं अंदर कमरे की तरफ भाग खड़ा हुआ। जमीला बाथरूम में मौजूद थी। एहसन बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ा था, उसके सर से खून बह रहा था। मैंने आगे बढ़कर एहसन को गोद में उठाया, वो बेहोश था। थोड़ी देर बाद हम सब कमरे में मौजूद थे। एहसन के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, वो होश में आ चुका था। बाथरूम में पड़े साबुन पर पांव स्लिप होने की वजह से और सल नलके की टूटी पर लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। लेकिन डॉक्टर ने चेक करने के बाद कह दिया था कि जख्म मामूली है और खतरे की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों में एहसन बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे और मिलानी का कुछ पता नहीं था। मुझे अपने रवैये पर सख्त नदामत महसूस हो रही थी। मैंने बिला सोचे समझे ही उसे बुरी तरह झड़क दिया था। जमीला भी मुझे कह चुकी थी कि आपको मिलानी को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था, वो तो बहुत प्यार करने वाली लड़की थी। आपके प्यार की वजह से अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ आ बसी थी। आपको इसके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था। अब वो शायद नाराज हो गई है। मैं तो खुद अपने रवैये पर पछता रहा था। जमीला को क्या जवाब देता, इसलिए खामोश ही रहा। फिर पहले शाम हुई और बाद में रात, लेकिन मिलानी वो वापस नहीं आई। एहसन, हसन और फरजाना भी कई दफ़ा मिलानी से मुतालिक पूछ चुके थे, लेकिन मैं उन्हें क्या जवाब देता। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि उसका कबीला कहाँ आबाद है, वरना मैं उसे तलाश करने ज़रूर जाता। और फिर रात भी गुजर गई, मिलानी वापस नहीं आई। सुबह मैं और मेरी बीवी फजर की नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़कर जब मैंने सलाम फेरा तो मैंने मिलानी को भी अपने साथ नमाज पढ़ते पाया। मिलानी, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें बिला सोचे समझे डांट दिया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। लेकिन मिलानी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम मुझसे नाराज़ हो ना? मैंने पूछा। नहीं तो मैं भला आपसे क्यों नाराज़ होने लगी? मैं आपकी बीवी हूँ, आपको हक हासिल है मुझे डांटने का। मिलानी ने सर हिलाते हुए कहा। लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो। चलो मुझे माफ़ कर दो, आइंदा सोचे समझे बगैर कभी कोई कदम नहीं उठाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। आप तो मेरे सर के ताज हैं। आपका दिल दुखाकर मैंने अपनी आखिरत बर्बाद करनी है? उसने जवाब दिया। तो फिर कल से कहाँ गायब थी?
मैने पूछा। मैं रबी को तलाश कर रही थी, लेकिन रबी से मिलने के बाद मुझे पता चला कि एहसन को उसने अगवा नहीं किया है। बाद में मुझे मालूम हो गया था कि एहसन आपको मिल गया है और जख्मी है। मैं वापस यहाँ आना चाहती थी, लेकिन अम्मी अब्बू ने मुझे रोक लिया। अब एहसन कैसा है? मिलानी ने पूछा। वो पहले से बेहतर है, लेकिन तुम्हारी एक दिन की जुदाई से हमें पता चल गया कि बच्चे तुमसे कितना प्यार करने लगे हैं। कल से तुम्हारे बारे में 10 दफा पूछ चुके हैं और अभी भी उठते ही फिर तुम्हारे बारे में ही पूछना शुरू कर देंगे। मैंने कहा, मुझे भी उनकी बहुत याद सता रही थी। अच्छा, मैं उनसे मिलकर आती हूँ, मिलानी ने कहा और बच्चों के कमरे की तरफ चल पड़ी और जमीला उसे बच्चों के कमरे की तरफ जाता देखने लगी। बच्चे मिलानी को देखकर बहुत खुश नजर आ रहे थे। अब तो हम मिलानी को अपने ही घर का फर्ज समझने लगे थे। वो भी हम सबसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन जमीला और मिलानी के दरमियान ना खत्म होने वाला फासला अब भी मौजूद था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएं, लेकिन मैं बुरी तरह नाकाम हो गया था। वो दोनों एक दूसरे से करीब होने के बावजूद बहुत दूर थी, इसलिए मैंने भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। ये एक सर्द रात का किस्सा है कि सर्दी ज्यादा होने की वजह से हम सब खाना खाने के फौरन बाद ही बिस्तरों में घुस गए थे। कमरे में आतिशदान रोशन था, जिसकी राहत की वजह से कमरा काफी गर्म था। कमरे में लैंप की धीमी रोशनी ना होने के बराबर थी। अचानक मुझे किसी दीवार के कोने से एक आवाज सुनाई दी और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। जमीला भी उठ चुकी थी। जाफर, ये कौन हो सकता है? जमीला ने परेशान लहजे में मुझसे पूछा। तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। मैंने बिस्तर से बाहर निकलते हुए बिस्तर के साथ रखे टाइम पीस में टाइम देखते हुए कहा, रात के 1:30 बज रहे थे। जाफर, पिस्तौल अपने साथ लेते जाना, जमीला ने कहा और मैं सर हिलाता हुआ अलमारी की तरफ चला गया। अलमारी में से पिस्तौल निकालकर मैं अभी बाहर की तरफ जाने ही लगा था कि दरवाजा एक धमाके से खुल गया और 2 पिस्तौल बरादरान अपने चेहरों को कपड़े से छुपाए अंदर दाखिल हो गए। पिस्तौल फेंक कर बाहर चलो, उसने गुर्राई हुई आवाज में कहा और मैंने पिस्तौल मेज पर रख दी। चलो बाहर, और तुम भी चलो, उसने पहले मुझे और बाद में जमीला से कहा और हम दोनों कमरे से बाहर चल दिए। दरमियान वाले कमरे में पहुंचकर पहले नकाब पोश ने दूसरे से कहा, सामने वाले कमरे में अगर कोई मौजूद हो तो उसे भी बाहर ले आओ, और दूसरा नकाब पोश सर हिलाता हुआ बच्चों के कमरे की तरफ चल दिया। मिलानी बच्चों के साथ ही सोती थी, इसलिए थोड़ी देर बाद मिलानी तीनों बच्चों के साथ हमारे सामने मौजूद थी और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मैं उसे क्या बताता, इसलिए खामोशी रहा। मैं इन्हें कवर करता हूँ, तुम सब कमरों को अच्छी तरह चेक करो और घर में जो जेवर या नकदी मिले यहाँ ले आओ, पहले नकाब पोश ने दूसरे से कहा और दूसरा नकाब पोश सर हिलाता हुआ कमरों की तरफ चल दिया। ये कौन लोग हैं? उसके कमरे से बाहर निकलते ही मिलानी ने पूछा। डाकू या चोर हैं, तुम फिक्र ना करो, अपना काम करके खुद ही चले जाएंगे, मैंने तंजिया लहजे में कहा और मिलानी गौर से कमरे में खड़े नकाब पोश को देखने लगी। थोड़ी देर बाद अंदर कमरों में मौजूद नकाब पोश बाहर निकल आया। उसके हाथ में जमीला के शादी के जेवरात के डब्बे और घर में मौजूद नकदी थी। उस्ताद, बस यही चीजें अंदर कमरे में मौजूद थी, उसने अपने साथी से कहा। काफी हैं, चलो इन्हें रस्सी से बांधो। पहले नकाब पोश ने अपने कमर के गिर्द लिपटी हुई रस्सी को खोलते हुए दूसरे नकाब पोश से कहा, लेकिन रस्सी खोलते हुए उसकी तवज्जो हम पर से हट चुकी थी। मेरे लिए इतना ही मौका काफी था। अपनी जगह से छलांग लगाई और उसे अपने साथ लेता हुआ जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसने अचानक ही फायर कर दिया, लेकिन झटका लगने की वजह से निशाना खता हो चुका, इसलिए गोली छत पर लगी। मैंने उस पर मुक्कों की बारिश कर दी। इतनी देर में जमीला भी चीखती हुई मेरी मदद को पहुंची थी और थप्पड़ों से उसकी खातिर मदारत करने लगी। नकाब पोश का दूसरा साथी हाथ में जेवरात के डब्बे लिए खड़ा हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। दोनों हाथों में जेवरात के डब्बे मौजूद थे। उसने झुंझलाकर डब्बों को जमीन पर फेंक दिया और आगे बढ़कर मेरी बीवी को जमीन पर धक्का देकर उस पर लातों की बारिश कर दी। जमीला ने बुरी तरह से चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीखों की आवाज सुनकर मैं बदहवासी में अपने नीचे मौजूद नकाबपोश को छोड़कर जमीला की तरफ बढ़ा, लेकिन मेरे पीछे मौजूद नकाबपोश ने अचानक ही मुझे पीछे से पकड़ लिया और जमीन पर गिरा लिया और मुझे मुक्के मारने लगा। अब जमीला की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, शायद वो बेहोश हो गई थी, लेकिन वो नकाबपोश अब भी उसे ठुड्डे मारे जा रहा था। मिलानी हैरानगी से खड़े ये सब कुछ देख रही थी। उसे जैसे अचानक ही होश आ गया। रुक जाओ, दोनों रुक जाओ, वरना अपनी तबाही के जिम्मेदार तुम दोनों खुद होगे, उसने गरजती हुई आवाज में कहा। पता नहीं उसकी आवाज में ऐसी बात कहाँ थी, वो दोनों अचानक ही रुक गए।
ایسے جیسے چابی ختم ہونے پر کھلونا رک جاتا ہے۔ دونوں احمقوں کی طرح منہ اٹھائے میلانی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ادھر سائڈ پر آ کر کھڑے ہو جاؤ، میلانی نے تہکمانہ لہجے میں کہا، اور وہ دونوں سر جھکائے آرام سے سائڈ پر پڑی کرسیوں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، جیسے وہ میلانی کے شاگرد ہوں اور میلانی ان کی استاد۔ اب آپ ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یہ کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، میلانی نے مجھ سے کہا، اور میں منہ اور ناک سے خون پوچھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جمیلہ زمین پر بے ترتیب انداز میں بے ہوش پڑی تھی۔ جمیلہ ہوش میں آؤ، تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے جمیلہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جمیلہ کے بھی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، ایک آنکھ پر نیل پڑ چکا تھا۔ میں اس کے چہرے کا یہ حال دیکھ کر غم کی شدت سے پاگل ہی ہو گیا۔ چیخ مارتا ہوا میں اٹھ کھڑا ہوا اور سر جھکائے ان دونوں نقاب پوشوں پر ٹوٹ پڑا۔ ٹھڈے مکے مارتا ہوا میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا، لیکن حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی ان دونوں نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اٹھانا تو دور کی بات، وہ دونوں تو اف تک نہیں کر رہے تھے، بس خاموشی سے مار کھا رہے تھے۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں دوبارہ جمیلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ میلانی، ہمیں اسے اسپتال لے جانا ہوگا، تم میری مدد کرو، میں جمیلہ کو جیپ تک لے جاتا ہوں، میں نے نیچے پڑا پستول میلانی کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا۔ تم بے فکر رہو، یہ اب میری اجازت کے بغیر ذرا سی بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ تم جمیلہ کو جیپ کی طرف لے چلو۔ اور پھر ہم ڈاکوؤں کو پولیس کے حوالے کرنے کے بعد صبح 7 بجے ہسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر جمیلہ کو چیک کر چکا تھا، اس نے جمیلہ کو اسپتال میں ہی ایڈمٹ کرنے کا مشورہ دیا، اس لیے ہم سب اس وقت ہسپتال کے ایک پرائیویٹ روم میں موجود تھے۔ جمیلہ بستر پر لیٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر طارق آئے اور ہاتھ میں جمیلہ کے ایکس رے رپورٹ لیے اندر داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، جمیلہ ٹھیک تو ہو جائے گی؟ میں نے بےتابی سے ڈاکٹر طارق سے پوچھا۔ آپ مسٹر جعفر ہیں، ان کے شوہر؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، اور میں نے صرف سر ہلا دینا ہی بہتر سمجھا۔ ان کا آپریشن کرنا پڑے گا، ان کا ایک گردہ ختم ہو چکا ہے، سینے کی کچھ پسلیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں ان پر اتنا سخت تشدد کس نے کیا ہے؟ اور میں اپنا سر پکڑ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ اس ایک رات میں ہم پر کیا کیا گزری تھی، لیکن بہرحال اسے سب کچھ بتانا ہی پڑا۔ اسے یہ بھی بتانا پڑا کہ ہم پولیس میں رپورٹ کروا چکے ہیں، ورنہ تو وہ آپریشن کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ دوپہر تک جمیلہ کا آپریشن ہو چکا تھا اور وہ ایک گردے سے محروم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کی ہدایت دی تھی۔ 1-2 ہفتے بعد جمیلہ کو دوبارہ گھر شفٹ کیا جا چکا تھا، لیکن مکمل آرام کی وجہ ہر وقت بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب بھی اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اس نقاب پوش کی اندھا دھند لاتوں نے جمیلہ کے دونوں گردوں کو متاثر کیا تھا۔ ایک گردہ تو بالکل ہی ناکارہ ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا گردہ اب بھی کافی حد تک زخمی تھا۔ گھر کا تمام نظام میلانی سنبھال چکی تھی۔ ہانڈی روٹی کرنے اور بچوں کو سنبھالنے کے علاوہ جمیلہ کی دیکھ بھال بھی بہت تندہی سے کر رہی تھی۔ میں، جو جمیلہ اور بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا، میلانی کے اس طرح گھر کو سنبھال لینے سے بہت مطمئن ہو گیا تھا اور دوبارہ باغوں کی دیکھ بھال اور زمینوں کے کاموں پر لگ گیا تھا۔ یہ ایسی ہی ایک اداس سی صبح کا ذکر ہے جب جمیلہ ہم سب کو روتا چھوڑ کر قضائے الہی سے جا ملی۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی، لیکن بچوں کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سنبھالے رکھا۔ پھر میلانی نے بھی میرا بہت ساتھ دیا۔ جمیلہ کی وفات کے بعد سے لے کر اسے دفنانے تک مجھے حوصلہ بلند رکھنے کی تلقین کرتی رہی۔ میں نے بھی خدا کی مرضی میں اپنی مرضی جانی اور حالات سے سمجھوتا کر لیا اور اپنے آپ کو دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس لیے نہیں بلکہ احسن، حسن، فرزانہ اور میلانی کے لیے۔ پھر پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک دوپہر کو جب میں زمینوں پر کام کرنے والے مزدوروں کو گاؤں چھوڑ کر اور بچوں کو اسکول سے لے کر واپس آ رہا تھا تو مجھے اس پہاڑ کے پیچھے، جس کے پیچھے میلانی کے بقول کے اس کے قبیلے نے پڑاؤ ڈالا ہے، مجھے ایک خوبصورت نوجوان سڑک کے کنارے کھڑا ملا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرا نام ربی ہے، میرے نام سے تو تم ضرور واقف ہوگے، میلانی نے تمہیں میرے بارے میں بتایا تو ہوگا۔ اس نے مجھ سے کہا، اچھا تو تم ربی ہو، لیکن مجھے اس طرح روکنے سے تمہارا کیا مقصد؟ میں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک خوبصورت سا نوجوان تھا، اسی کی طرح کے کپڑوں میں ملبوس تھا جیسے کپڑوں کا لباس پہلی ملاقات کے دوران میلانی نے پہن رکھا تھا۔ قد کاٹ عام بندوں سے کچھ زیادہ ہی لمبا تھا، آنکھیں بڑی بڑی اور ناک کھڑا تھا، بال بھی لمبے تھے جو اس کے شانوں کو چھو رہے تھے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میلانی بہت خطرناک لڑکی ہے، اسے اپنے گھر سے نکال دو ورنہ وہ تمہارے گھر کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔
और उसकी एक झलक तुम देख ही चुके हो। रबी ने कहा, तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया, लेकिन तुम कौन सी झलक की बात कर रहे हो? मैंने उससे पूछा। मैं तुम्हारी बीवी की मौत की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी अच्छी खासी सेहतमंद बीवी थी, इससे पहले कभी बीमार नहीं हुई थी, फिर आखिर मिलानी के तुम्हारे घर में दाखिल होते ही ये सब कुछ क्यों हो गया? उसने कहा, मेरी बीवी की मौत मिलानी की वजह से नहीं बल्कि उन डाकुओं की वजह से हुई है। मैंने कहा। उसने बताया कि वो डाकू मिलानी के साथी थे, उन्हें मिलानी ने ही तुम्हारे घर भेजा था। उसका सबूत ये है कि जब वो डाकू तुम्हारी बीवी को पीट रहा था तो मिलानी उन्हें रोकने के बजाय आराम से खड़ी उन्हें देख रही थी। उसने फौरन ही उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? हालांकि वो अपनी ताकत की बदौलत उन्हें रोक सकती थी, जैसा कि उसने बाद में किया भी था। अगर वो शुरू में उन्हें रोक लेती तो आज तुम्हारी बीवी जिंदा होती। रबी ने कहा, लेकिन आखिर मिलानी को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? उसके ऐसा करने से आखिर क्या फायदा हो सकता था? मैंने परेशान लहजे में पूछा, क्योंकि वाकई मिलानी अजीबोगरीब ताकत की मालिक होने के बावजूद उस दिन काफी देर तक जमीला को पिटते देखती रही थी। उसने जमीला को बचाने की कोशिश नहीं की थी। दरअसल तुम पहले जमीला से और दूसरे नंबर पर मिलानी से मोहब्बत करते थे, और मिलानी ये चाहती थी कि तुम सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत करो। कभी औरत अपनी मोहब्बत को तकसीम होता नहीं देख सकती, बल्कि पूरी की पूरी मोहब्बत की हकदार बनने की कोशिश करती है, जैसे मिलानी ने किया। और अब तमाम मोहब्बत की मालिक वो अकेली है, रबी ने कहा। और मैं सोच में पड़ गया। वाकई मिलानी शुरू ही से जमीला से दूर दूर रहने की कोशिश करती थी। कभी भी उसने जमीला से सही मुंह बात करने की कोशिश न की, और मेरे ख्याल में जमीला की तीमारदारी करना भी सिर्फ ड्रामा था ताकि मुझे शक ना हो। लेकिन ये सब मुझे बताने से क्या तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा? मैंने मिलानी से मोहब्बत की थी और करता भी हूँ। तुम्हें यह बात समझाना चाहता हूँ कि मिलानी तुम्हारे काबिल नहीं है और तुम मिलानी के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम इंसान हो और वो एक गैर मखलूक है। तुम अपनी तमाम जिंदगी उसके साथ गुजार नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी बड़ी ताकतों की मालिक है कि इन ताकतों की बदौलत तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। इसलिए अगर मेरी मानते हो तो उसे अपने निकाह से आज़ाद कर दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। उसने मुझे समझाते हुए कहा, और मैं सोचने लगा कि कह तो ठीक रहा है। वो वाकई बहुत अजीब व गरीब ताकतों की मालिक है। जमीनों पर रातों रात ट्रैक्टर चलाना, उन बंदों को अपनी आंखों के जरिए काबू कर लेना, अचानक गायब हो जाना, अचानक नमूदार हो जाना, ये सब कुछ वाकई बहुत अजीब व गरीब था। वो वाकई उन ताकतों की बदौलत मुझे अपनी उंगलियों पर नचा सकती थी, बल्कि कुछ भी कर सकती थी। आप सोच क्या रहे हैं? जितनी जल्दी मुमकिन हो उसे घर से निकाल दें, यही आपके लिए बेहतर है। वैसे मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा हाफिज, उसने कहा, और वो गायब हो गया। फिर रात को खाने के बाद जब बच्चे सोने के लिए अपने कमरे में जा चुके थे, मैं और मिलानी कमरे में अकेले मौजूद थे, तो मैंने उससे पूछ ही लिया, मिलानी, जब से तुम हमारे घर में रही हो, एक बात में शिद्दत से महसूस की है कि तुम जमीला से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी, बल्कि उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करना चाहती थी। इसकी क्या वजह थी? मैंने मिलानी से पूछा। क्योंकि वो तुम्हारे बच्चों की माँ थी और मेरे मुकाबले में उसकी हैसियत तुम्हारे दिल में ज्यादा थी। इसके अलावा मैंने ये भी महसूस किया था कि तुम उससे ज्यादा मोहब्बत और मुझसे कम मोहब्बत करते हो। ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ जमीला की वजह से है, इसलिए मैं उससे इंतकामन कम बातचीत करती थी। लेकिन अब मुझे अकल आ गई है, मैं गलती पर थी, मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। लेकिन अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया। मिलानी ने जवाब दिया, अगर तुम उस दिन जमीला को उन नकाब पोशों से पिटने से कुछ देर पहले बचा लेती तो आज शायद जमीला हमारे दरमियान मौजूद होती। लेकिन तुम तो उससे इंतकाम लेना चाहती थी। तुम तो चाहती ही यही थी कि जमीला मेरे और तुम्हारे दरमियान से हट जाए। फिर भला तुम उसे क्यों बचाती? मैंने कहा, मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर तुम आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मिलानी ने कहा, इसलिए कि मुझे मालूम हो चुका है कि वो डाकू तुम्हारे साथी थे और दरअसल तुम जमीला को अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी, इसलिए तुमने ये हथकंडे इस्तेमाल किए। तुम्हें मालूम था कि जमीला मेरे बच्चों की माँ है और उसे इस घर में तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा हैसियत हासिल है, इसलिए तुमने अपनी हैसियत में इजाफा करने के लिए उसे रास्ते से हटा दिया। क्यों? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मैंने गुस्से से खौलते हुए कहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हो। ये सही है कि मैं जमीला से हसद करती थी, लेकिन उसे मार देना ये मेरे बस से बाहर था। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन मुझे तुम्हारी सोच पर बहुत अफसोस हो रहा है। आखिर तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा?
मिलानी ने अफसोस भरे लहजे में कहा। मैंने इसलिए ऐसा सोचा है कि ये हकीकत है। तुम एक खूबसूरत चुड़ैल हो। मेरी बीवी को तुमने मारा है। जब से तुम इस घर में दाखिल हुई हो, हमारे घर की खुशियों को नजर लग गई है। खुदा के वास्ते इस घर से चली जाओ। मुझ पर और मेरे बच्चों पर रहम खाओ। चली जाओ यहाँ से। मैंने गुस्से से चीखते हुए कहा और वो थोड़ी देर में आंसू भरी आंखों से मुझे देखती रही। फिर अचानक ही गायब हो गई और मैंने उठकर लैंप बंद करके कमरे में अंधेरा कर दिया। दूसरे दिन ही मुझे मालूम हो गया कि औरत के बगैर घर कितना नामुकम्मल होता है, लेकिन अब क्या हो सकता था। मैं मजबूर था। उल्टा सीधा नाश्ता बनाकर मैं बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। भाई तुम लोगों को इस तरह के नाश्ते पर ही गुजारा करना पड़ेगा, इसलिए गिला शिकवा किए बगैर नाश्ता जहर मार करने की कोशिश करो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अब्बू, अम्मी और आपी कहाँ चली गई हैं? फरजाना ने पूछा। वो मिलानी को आपी ही कहती थी। तुम्हारी अम्मी जल्द वापस आ जाएंगी, वो अपने रिश्तेदारों से मिलने शहर गई हुई हैं। मैंने उसे समझाते हुए कहा। और आपी? फरजाना ने पूछा। वो अपने कबीले वापस चली गई है, अब वो वापस नहीं आएगी, मैंने कहा। लेकिन अब्बू, अम्मी का तो कोई रिश्तेदार नहीं था, फिर वो किससे मिलने गई हैं? एहसन ने पूछा। वो जमीला से बहुत प्यार करता था, इसलिए सबसे ज्यादा बेचैन वही था। भाई तुम्हें मालूम नहीं है, जल्दी से नाश्ता करो, स्कूल से देर हो रही है, मैंने कहा और उठकर जीप की तरफ चल दिया। बच्चों को स्कूल छोड़कर और मजदूरों को गांव से लेकर मैं जमीनों पर चला गया। दोपहर तक काम करने के बाद मैंने मजदूरों को गांव छोड़ा और बच्चों को स्कूल से लेकर वापस घर आ गया। पहले जब हम घर दाखिल होते थे तो हमें खाना तैयार मिलता था, लेकिन अब घर में वीरानी फैल चुकी थी और हम बिल्कुल अकेले थे। भला खाना कौन बनाता? बहरहाल मैंने जल्दी जल्दी प्याज लहसुन वगैरह काट कर हांडी चूल्हे पर चढ़ा दी। बच्चे कपड़े बदल कर और मुंह हाथ धोकर खाने के इंतजार में मेरे सामने ही बैठ गए। अब्बू, अम्मी जल्द वापस आ जाएंगी ना? एहसन ने मुझसे पूछा। हाँ, मैंने हांडी में चमचा चलाते हुए कहा। अब्बू, आप ही क्यों अपने कबीले में वापस चली गईं? फरजाना ने पूछा। पता नहीं, मैंने झुंझलाते हुए लहजे में कहा और हांडी को छोड़कर रोटी तवे पर चढ़ा दी और खुद जमीला के बारे में सोचने लगा। एकदम ही कैसे जिंदगी बदल गई थी। कभी जब हम घर में दाखिल होते थे तो हमें खाना तैयार मिलता था, जमीला हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद होती थी, और अब अचानक मुझे हांडी के जलने की बू की वजह से अपने ख्यालात की दुनिया से वापस आना पड़ा। हांडी लग चुकी थी। मैंने जल्दी से हांडी में थोड़ा पानी डालकर चमचा हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी गलती मुझसे ये हुई कि मैं तवे पर रोटी चढ़ाकर भूल गया था, लिहाजा रोटी भी जल गई थी। मुसीबत है, मुझसे ये खाना वगैरह नहीं बनता। कल से गांव के होटल से खाना ले आया करूंगा। आज इन फलों वगैरह पर ही गुजारा कर लो। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए फलों का टोकरा बच्चों के सामने रखते हुए कहा। अब्बू, आप ही को वापस ले आए ना? फरजाना ने कहा। आप ही को नहीं, आप बस अम्मी को वापस ले आए। आप बस अम्मी को वापस ले आए, वो हमें बहुत याद आती हैं, एहसन ने कहा। चुप करके खाना खाओ, खबरदार अब अगर आप ही या अम्मी के बारे में बात की, परेशान करके रख दिया है, मैंने गुस्से से कहा और उठकर अंदर कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो सामने मिलानी मौजूद थी। मुझे कमरे में देखकर तुम हैरान हो रहे होगे ना? इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए दोबारा यहाँ मौजूद हूँ, मिलानी ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम मेरे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती हो तो फिर यहाँ से गई ही क्यों थी? मैंने पूछा। इसलिए कि मुझे शक पड़ गया था कि रबी ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं। मैं उसकी खबर लेने गई थी। अब आइंदा वो कभी भी आपके और मेरे दरमियान नहीं आएगा। रबी, सामने आओ और तुम कहानी सच सच बयान करो, मिलानी ने कहा, और थोड़ी देर बाद रबी हमारे सामने मौजूद था। बताओ, वो डाकू तुम्हारे साथी थे और तुमने ऐसा सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए किया था? मिलानी ने कहा। हाँ, वो डाकू मेरे साथी थे। मिलानी का कोई कसूर नहीं, मुजरिम मैं ही था, मुझे माफ कर दें, रबी ने उदास लहजे में कहा। चलो अब तुम वापस जाओ, मिलानी ने मेरे तेवर बदलते देखकर कहा, और रबी गायब हो गया। तुमने उसे जाने क्यों दिया? वो जमीला का कातिल है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसे वापस बुलाओ, मैंने गुस्से से कहा। दरअसल इस मामले में उसका कसूर भी कुछ ज्यादा नहीं है। उसका इरादा जमीला को खत्म करने का नहीं था, बल्कि उसका मकसद तो सिर्फ तुम्हें मुझसे बदजन करना था। अगर किसी का कसूर था तो वो उस डाकू का था, जिसने गुस्से में आकर अंधाधुंध तुम्हारी बीवी पर लातों और ठुड्डों की बारिश कर दी थी, और उसे उसकी सजा मिल चुकी है। और जहां तक मेरा ख्याल है तो कसूर किसी का भी नहीं था, बस जमीला का वक्त पूरा हो गया था।
ہم سب مل کر بھی اسے بچانا چاہتے تو نہ بچا سکتے۔ میلانی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو ہی گیا۔ سانپ تو گزر گیا، لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ۔ میں نے دوسری دفعہ غصے میں نہ جانے تم سے کیا کیا کہہ دیا۔ اب دوبارہ معافی مانگتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کبھی آپ سے کسی بات کا برا نہیں مانا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں نا۔ اور رہا آج تو پہلی دفعہ میں آپ کو ہانڈی اور روٹی پکاتے ہوئے بھی دیکھا۔ ایمان سے آپ ہانڈی روٹی پکاتے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے، میلانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دینے کے بجائے مجھے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، میں نے بھویں اچکاتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا۔ آپ کی مشکل حل کرنے آئی ہوں، چلے آپ کو کھانا بنا کر دوں، ورنہ آپ تو گاؤں سے کھانا لانے والے تھے، میلانی نے دوبارہ ہنستے ہوئے کہا، اور ہم دونوں باورچی خانے کی طرف چل پڑے۔ بظاہر یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں یعنی میلانی قارئین کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس تمام قصے کے دوران بیچارہ بھولا بھالا ربی بالکل بے قصور اور معصوم تھا، اور اگر دیکھا جائے تو قصوروار میں تھی، کیونکہ وہ ڈاکو میرے بندے تھے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنا تابع کر لیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ میری مرضی سے کیا تھا، اور میری مرضی ہی کی وجہ سے وہ اب پھانسی چڑھ چکے تھے۔ بعد میں ربی نے میرے شوہر جعفر کو میرے خلاف اکسانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اپنے باپ سے کہہ کر ربی کو اچھی خاصی درگت بنائی تھی اور اسے یہ غلط بیان دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ آئندہ اس کا اس دنیا میں داخلہ بھی بند کروا دیا تھا۔ آپ مجھے غلط قسم کی اور بہت چالاک لڑکی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ میں واقعی اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور اپنی محبت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ کون عورت ایسی ہوگی جو اپنے پیار کو تقسیم ہوتا دیکھ سکے؟ یہ ٹھیک ہے کہ جعفر پر پہلا حق جمیلہ کا ہی بنتا تھا، کیونکہ وہ اس کی پہلی بیوی تھی، اس کے بچوں کی ماں تھی، لیکن اس کی محبت کمزور تھی اور میری محبت زیادہ طاقتور تھی۔ اگر میں نے اپنی محبت کو آواز دے کر اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا تو ایسا کون سا غلط کام کیا ہے؟ ویسے آپ کی اس دنیا میں آ کر مجھے ایک محاورے کے بارے میں بھی علم ہوا ہے کہ پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، تو پھر میرا اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے جمیلہ کو راستے سے ہٹا دینا بھی جائز ہے۔ آپ کا کیا خیال؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔